स्टूडेंट्स डिस्कशन मत करो। वो थोड़ा सा तुम्हें हाई वॉल्यूम पे उससे सुनना पड़ेगा, बाकी नहीं वो ये चलो खैर ऐसा होगा तो मैं बोल दूंगा जैसा भी है। ये चीज क्लियर है? ठीक ठीक। ऋतिक एक काम करो, तुम वहां से उठ जाओ वहां से, पीछे वाली बेंच पे चले जाओ। ठीक। अब बच्चों देखो, फिगर शोज वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विथ, ये है। अब आपको देखना है P और Q। कर्व P इज फॉर RL एंड Q फॉर RC। तो देखो करंट अपना साइन फंक्शन है, करंट अपना क्या है, साइन फंक्शन। तो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है? अब अगर मुझे RC के लिए लिखना है, RC में तो 45 का गैप आएगा, तो वो तो गलत ही है, मतलब 90 गैप नहीं आएगा। बच्चों P और Q देखोगे तो वो कॉस फंक्शन है, कॉस फंक्शन है मतलब 90 का फर्क है, 90 का फर्क है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि RC और RL तो नहीं होंगे। अब 3 और 4 में से कुछ एक हो सकता है, तो वो सोचते हैं। देखो ग्राफ कुछ इस तरह से है, तो स्टार्टिंग में मैक्सिमम किस में होता है, कॉस फंक्शन, और इस तरह से तो माइनस वो भी कॉस फंक्शन। ठीक है? अब बच्चों हम बाकी दोनों फिर देखते हैं। ये भी RC और RL ही लिखे हैं। देखो मैं वापस से बच्चों रीड करता हूं। कर्व P इज फॉर RL RC। बच्चों साइन ये है, कॉस इन्होंने ये से बनाया है। मैं 57 डिस्कस कर रहा हूं। एक सेकंड रुको, और 2 मिनट रुको। पीछे अभिषेक आवाज नहीं करें बिल्कुल भी। ठीक, एक बार मैं खुद रीड कर लेता हूँ फिर डिस्कस करता हूँ। फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विथ टाइम फॉर AC ये है। ठीक है, RL RC RC RL RC RL। हाँ अब बोलो अभिषेक। उससे मतलब नहीं है, समझो सर्किट अपना कौन सा है, RC है। RC या RL कुछ भी हो, कोई भी दो में से अगर हम लेंगे तो एंगल 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। अब करेंट अगर इन्होंने हमें दे रखा है, करंट हमें दे रखा है, जो ग्राफ दे रखे हैं वो कॉस या माइनस कॉस के, कॉस या माइनस कॉस के ग्राफ, यानी कि 90 का फेज आ गया। 90 का फेज हो सकता है या तो प्योर L वाला हो या प्योर C वाला हो। RL और RC में ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम इस ग्राफ को मानते हैं तो ये कॉस फंक्शन, इस ग्राफ को मानोगे तो वो माइनस कॉस फंक्शन, तो माइनस कॉस और वो उस हिसाब से ये क्वेश्चन गड़बड़ है। तो बच्चों इसमें या तो डायग्राम उतना ढंग से नहीं बनाया है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। हाँ बोलो। नहीं समझ ही नहीं रहे, समझो RC या RL कोई सा भी हो, किसी में भी 90 का फेज नहीं होता। और इसमें देखोगे कॉस फंक्शन जैसे ग्राफ बन रहा है तो 90 का फेज आ रहा है, तो वो या तो ग्राफ सही नहीं बनाए गए, क्योंकि RC RL में मैंने बताया था कुछ आगे या कुछ पीछे होगा, जबकि इसमें ये 90 का फर्क है, ये भी 90 का फर्क है, तो उस वजह से ये दोनों ही गड़बड़। तो खैर वो छोड़ो, बाद में डिस्कस करते हैं बच्चों, उसको फिर अभी फिलहाल छोड़ दो। ठीक है, अप टू 60 बच्चों, और कोई दिक्कत? अप टू 60, अप टू 64, इसमें कोई डाउट? अप टू 64, अप टू 68, अप टू 68, अप टू 73, अप टू 73। 73 में डाउट है क्या? हाँ मैंने शायद ट्रांसफॉर्मर तक दिए थे, 87 तक दिए थे। हाँ अप टू 73 बच्चों को डाउट। 73 देखो, in a series LCR circuit if L is increased by 25% and C is decreased by then resonating frequency। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/2 पाई रूट LC। अब नई फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई, देखो इंडक्टर को 25% इंक्रीज कर दिया
तो वो हो गया 1.25 L। कैपेसिटेंस को 20% डिक्रीज कर दिया तो वो हो गया 0.8 C। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मेरे हिसाब से वही का वही आ गया, वही आ गया। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? वही रहेगी। ठीक है, अप टू 73 बच्चों कोई दिक्कत? अब अप टू 77 76 देखो, इंडक्टेंस ऑफ ए मोटर फैन ये है इतने पे, ठीक है। कैपेसिटेंस दैट विल कैंसल, कैंसिल का मतलब दोनों बराबर हों और अपोजिट तो होते ही हैं, तो हम बोल सकते हैं कि एक्सएल इक्वल टू एक्सी। एक्सएल कितना हुआ? 1 इंटू ओमेगा 2 पाई 50, ये 1/2 पाई 50 सी। सी को वहां भेज दो तो देखो 100 और ये 100, पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर भी लगभग 10 होता है, तो 10 की पावर -5, 10 की पावर -5 को लिख सकते हो 10 माइक्रो फैराड। अप टू 77 बच्चों कोई दिक्कत? अप टू 82, अप टू 82 हाँ बोले बच्चों 79, ठीक है। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए चॉक कॉइल ये है, व्हेन कनेक्टेड विद 10 वोल्ट डीसी देन लॉस ऑफ पावर इज 20 वॉट। देखो समझो, इंडक्टर में कभी भी लॉस नहीं होता है, डीसी कनेक्ट करने पे लॉस हो रहा है, इसका मतलब ये एक ऐसा इंडक्टर है जिसमें रेजिस्टेंस भी है, तो यानी कि ये रेजिस्टेंस वाला इंडक्टर है। और डीसी में सिंपली अगर हम पावर लिखें तो पावर होती है V²/R। पावर हमें कितनी दी है? 20, 10 इंटू 10/R, तो R यहाँ से कितना आ गया? 5 ओम। तो ये एक ऐसा इंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम, ये एक ऐसा इंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है। क्लियर है? अब फिर देखो, जब हम इसको एसी में कनेक्ट करते हैं तो पावर लॉस कितना है? 10। एसी में कनेक्ट करने पे पावर लॉस ये है। अब फ्रीक्वेंसी बतानी, ये चीज क्लियर है? अब बच्चों समझो, देखो एसी में पावर लॉस कितना हो गया है? 10, तो 1/2 10 वोल्ट एसी है, तो बच्चों मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, P इक्वल टू VRMS IRMS cos phi। पावर लॉस बच्चों 10, ठीक है। VRMS बच्चों कितना दिया है? 10, IRMS हो जाएगा 10/Z, और cos phi बच्चों R बच्चों निकाल चुके हैं 5/Z। बच्चों ये यहां से कट गए, Z² कितना आया? 50। यहां तक कोई दिक्कत? Z² अपने पास कितना आ गया? 50, ठीक है ना। अब फिर समझो, हाँ cos phi ये लिखा है R/Z। cos phi क्या होता है? R/Z, ठीक है। अब समझो बच्चों, ये Z R5 ये पता नहीं, तो बच्चों 25 और ये 25, तो ऑब्वियस सी बात है √50 आ जाएगा, यानी कि ये कितना होना चाहिए? ये हम बोल सकते हैं एक तरीके से 5 होना चाहिए। 5 और 5√2 आ जाएगा, यानी कि इंडक्टेंस वाला रेजिस्टेंस 5 होना चाहिए। अब ये 5 होना चाहिए, तो बच्चों यहां से हम बोल सकते हैं XL इक्वल टू 5 2 पाई F। इंडक्टेंस बच्चों दिया है 10 इंटू 10 की पावर -3 5। अब फ्रीक्वेंसी बच्चों यहां से निकालोगे तो देखो 100, देखो बच्चों 5 ये -2 2 पाई, 500/2 पाई यानी कि 250/पाई आ जाए। 250/पाई, पाई को अगर मैं 3.14 लेता हूं तो लगभग 80 के आसपास, थर्ड। अब बच्चों एक बार चेक करो, इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही है? बोलो कार्तिक, कोई डाउट? ठीक है। फर्दर बच्चों मुझे बताओ, अप टू 83 या कहां तक मैंने बोला था? 80 में डाउट है, ठीक है।
बच्चों ये वाला क्लियर है ना? ठीक है। द इलेक्ट्रिक रेजोनेंस इन शार्प इज शार्प इन LCR सर्किट। ये बच्चों जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया है उससे रिलेटेड है। याद करो बच्चों, मैंने क्वालिटी फैक्टर बताया था, या मैंने इसमें लिख रखा होगा, या बस समझाया नहीं था। चलो अभी बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये क्वालिटी फैक्टर से रिलेटेड है, थोड़ा सा भी कर लेंगे। ओके बच्चों मुझे बताओ अप टू 82 कोई डाउट? 77 पीछे। देखो पावर फैक्टर निकालना है तो ध्यान से देखो, 40 और ये 100, ये दोनों अपोजिट होते हैं तो कितने हो गए? 60। 60 ये हो गए, ये 40 है, तो देखना ये 40, ये 100, ये 40, ये कितना आया? 60, ये 40, ये 100, वो ये वाला। अच्छा ये R रेजिस्टेंस है, हाँ, तो इसका +40 और ले लेंगे। नीचे देखो उसमें 40 ओम और लिखा है, तो इसका मतलब ये कि एक ऐसा इंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस भी, समझ गए ना? ओके बच्चों मुझे फिर बताओ अप टू 86, अप टू 86, कोई नहीं उसे देख लेते हैं। In series LCR circuit, XL is 2XC, impedance of circuit and phase difference between VI। ठीक है, देखो ये R, ठीक है, XL is 2XC, तो XL अपने पास है R और XC देखोगे तो R/2, तो यहां बचा R/2, यहाँ R, तो दोनों का स्क्वायर अनरूट करोगे तो R√5/4। बोलो कोई दिक्कत हो? अब मुझे क्या निकालना है? ठीक है ओके बच्चों अप टू 87 कोई डाउट? पावर फैक्टर ऑफ ए बेस्ट चॉक कॉइल। बेस्ट चॉक कॉइल का मतलब ये होता है कि ऐसी चॉक कॉइल जिसका इंडक्टेंस तो बहुत ज़्यादा हो, रेजिस्टेंस ना के बराबर हो या हो ही नहीं, तो उस केस में रेजिस्टेंस नहीं होगा तो हम पावर फैक्टर उसे 0 मान सकते हैं। तो बेस्ट चॉक के लिए क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, हाँ अप टू 87 बच्चों कोई दिक्कत? चलें बच्चों आगे, ठीक है ना? हाँ अच्छा नियर अबाउट 0 वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि लगभग हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस 0 नहीं कर सकते। आइडियल चॉक कॉइल का हम 0 मान लें, आइडियल चॉक कॉइल का 0 हो जाएगा, और अच्छे से अच्छे का बोलेंगे तो 0 के आसपास होना चाहिए। बिल्कुल आइडियल ट्रीट करेंगे तो 0, और मान लो अच्छे से अच्छा हो तो फिर नियर अबाउट 0 मान लो। ठीक है ना? क्लियर है बच्चों? भी है इसमें कोई दिक्कत? ओके अब बच्चों मैंने इस पेपर सीट से कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों इसमें ये बताओ हम कहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ तक मैं आंसर बता चुका हूँ? बोलो बच्चों। अच्छा कोई आंसर से लास्ट के आंसर मैंने नहीं किए थे? अच्छा आंसर बता दिए थे। 53 में सेकंड, 54 में सेकंड, 55 में थर्ड, 56 में फोर्थ, ये बता दिए थे। ओके इन चारों क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट? इस पेपर सीट में अभी कोई डाउट? ठीक है आगे बच्चों फिर हम डिस्कस करते हैं, उसे समझते हैं। एक लेके पीछे पास कर दो, ठीक है, एक लेके पीछे पास कर दो।
वो मैं ले लूँगा। बच्चों सबको मिल गई ना सीट? एक्स्ट्रा कौन सी है? ठीक है, तो कार्तिक थोड़ी बहुत तुम्हारी आवाज़ आ रही है, प्रिंस तुम्हारी आवाज़ आ रही है, ध्यान रखें, वरना फिर परमानेंटली आप सबको अलग बैठना पड़ेगा। ओके बच्चों, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उस चीज़ पे फोकस करें। क्वालिटी फैक्टर से रिलेटेड बच्चों मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए थे, पॉइंट्स बच्चों मैंने बता दिए थे। अब बच्चों इस चीज़ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई ये क्वालिटी फैक्टर होता क्या। तो बच्चों सबसे पहले हम इस पे आते हैं। याद करो बच्चों, लास्ट टर्म पे हमने इम्पीडेंस का ग्राफ बनाया था। तो अगर बच्चों आप लोगों के दिमाग में हो तो इम्पीडेंस का ग्राफ कुछ इस तरह से था, याद है बच्चों? अब बच्चों बताओ, बिल्कुल जीरो फ्रीक्वेंसी पे, बिल्कुल जीरो फ्रीक्वेंसी पे इम्पीडेंस तुम्हें कितना दिख रहा है? इनफाइनाइट। तो बिल्कुल जीरो फ्रीक्वेंसी पे इम्पीडेंस कितना है? अगर इम्पीडेंस इनफाइनाइट है तो करंट कितना हुआ? जीरो। तो जब जीरो फ्रीक्वेंसी है तो इम्पीडेंस इनफाइनाइट है तो करंट कितना हो गया? जीरो। अब ऐसी इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी पे इम्पीडेंस क्या है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट है तो करंट इनफाइनाइट, बहुत लार्ज फ्रीक्वेंसी पे जीरो। किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इम्पीडेंस मिनिमम है, मिनिमम है, तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो बच्चों ये जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, और इसमें करंट अपने आप में क्या होगा? मैक्सिमम। इसी चीज को बच्चों हम बोल देते हैं रेजोनेटिंग कर्व, रेजोनेटिंग कर्व। ये चीज समझ गए? तो बच्चों रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होगा, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होगा। ये चीज दिमाग में सेट हो गई, इसमें कहीं कोई दिक्कत? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे इंपीडेंस मिनिमम होगा तो करंट अपने आप में क्या होगा? मैक्सिमम। ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब मान लो बच्चों करंट मैक्सिमम करंट बच्चों 10 है, तो पावर क्या होगी? 100R। अब मान लो बच्चों करंट अगर 10/√2 हो जाए तो पावर तुम्हारी कितनी होगी? 100R/2 यानी कि 50। तो बच्चों बताओ, पहले 10 करंट पे पावर कितनी है? ये 10/√2 पे पावर कितनी है? 50R। तो कितने टाइम्स हो गई? आधी। कितने टाइम्स हो गई? आधी। तो अगर हम करंट को I0/√2 कर दें, अगर हम करंट को I0/√2 कर दें यानी कि 1/√2 टाइम्स कर दें, तो उस पर्टिकुलर केस में पावर कितनी हो जाएगी? बोलो बच्चों, अगर हम करंट को 1/√2 टाइम्स करते हैं तो पावर कितनी हो जाएगी? हाफ। और जिन फ्रीक्वेंसीज पे ऐसा होता है उसे हम बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। जैसे इस फ्रीक्वेंसी पे तो मैक्सिमम पावर है, इन दो फ्रीक्वेंसीज पे, इन दो फ्रीक्वेंसीज पे देखोगे तो करंट 1/√2 टाइम्स है, करंट 1/√2 टाइम्स है, तो इन फ्रीक्वेंसीज को हम बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। तो जिसपे करंट 1/√2 टाइम्स हो या पावर हाफ हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं बच्चों? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। अब ये है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो इससे थोड़ा पहले और थोड़ा बाद तुम्हें ऐसा मिलेगा, तो वो फ्रीक्वेंसी हो जाती है ओमेगा नॉट -R/2L, ओमेगा नॉट +R/2L। कैसे आता है उस डिटेल में नहीं जाना है, वो अपने काम का फिलहाल नहीं है। तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज बच्चों ये हो जाती है। इतना क्लियर है? ओके। अब बच्चों वापस समझो, होता क्या है बच्चों, जैसे एक सिंपल चीज ये रहती है कि मान लो आपके मोबाइल पे रिंग आ रही, इसका मतलब कोई आपको कॉल कर रहा है। तो कॉल कर रहा है तो होता क्या है, बहुत सारे सिग्नल्स आपके पास भेजे जाते हैं मोबाइल के पास। अब बहुत सारे सिग्नल्स भेजे जाते हैं, उनमें से जो आपके काम का सिग्नल होता है वो मोबाइल डिटेक्ट करके मोबाइल को रिंग कर देता है। ये चीज क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? तो बच्चों जैसे समझो, जैसे चाय हम लोग छानते हैं, चाय छानते हैं, तो चाय छानने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि काम का मटेरियल एक तरफ हो जाए, वेस्ट मटेरियल एक तरफ हो जाए।
चाय में हमारे लिए चाय काम की होती है, पत्ती वगैरह जो बच गया है वो सब बेकार है। तो चाय क्या करेगी, चाय को छाने, या चलनी हम बोलेंगे चाय को छाने। ऐसी बच्चों इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। अभी इस रूम में बहुत सारे सिग्नल अवेलेबल है, हो सकता है एक ही साथ 2-3 बच्चों को कॉल आए, लेकिन जिसको जो कॉल गया है वो उसी मोबाइल पे रिंग करेगा। ऐसा नहीं कि मैंने किसी बच्चे को कॉल किया और सभी के मोबाइल रिंग करने लगे। तो जो तुम्हारा मोबाइल है वो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर है, वो बहुत सारे सिग्नल में से वही सिग्नल कैच करेगा जिसकी उसे जरूरत है। समझ गए बच्चों? अब बच्चों इसके लिए सिंपलेस्ट एग्जांपल रेडियो का लो। आजकल तो खैर डिजिटल टाइप के रेडियो रहते हैं, पर अगर पुराना रेडियो किसी ने देखा हो तो उसमें ऐसे नोब को घुमाते हैं, नोब को घुमाते हैं तो उधर एक स्केल जैसी बनी होती है, स्केल पे लिखा रहता है कि इतना हर्ट्ज, इतना हर्ट्ज, इतना हर्ट्ज। आजकल भी अगर आप सेट करते तो उस पर लिखा आता है 92.5 मेगाहर्ट्ज, 93.4 मेगाहर्ट्ज, इस तरह से लिखा होता है, देखा होगा। तो बच्चों उसका क्या मतलब है, अगर तुमने 92 पे सेट कर दिया तो वो 92 को अलाउ करेगा, बाकियों को ब्लॉक करेगा। 92.3 पे कर दिया तो उसको अलाउ करेगा, बाकियों को ब्लॉक करेगा। समझ गए? ये चीज समझ गए? तो इसी चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर। अब वो इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर लगभग इसी तरह का मान। अब जैसे बच्चों बहुत बड़े होल की चलनी ले लें तो क्या नुकसान है, पत्ती भी उसी में चली आएगी। और बहुत ज्यादा बारीक छेद की अगर हम चलनी ले लें तो उसमें क्या दिक्कत है, उसमें दिक्कत ये कि बहुत स्लो स्लो चाय चलेगी। तो हमें कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता निकालना पड़ता है कि कौन सा बेटर रहे। तो ऐसे ही बच्चों यहाँ पे रहता है, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ तो इसमें एक सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं होती, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज मिक्स रहती, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज मिक्स रहती। अब मान लो मैंने फोन कॉल किया, बोला, किसी को भी कॉल किया, तो उसमें बहुत सारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसीज मिक्स होके गई। अब तुम्हारा मोबाइल अगर एक सिंगल फ्रीक्वेंसी पे सेट कर दो तो अब मेरे में तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी मिक्स हैं, तो कोई एक आधी वर्ड आपको सुनाई देगा, बाकी वर्ड सुनाई नहीं देंगे। तो आपको अपनी रेंज बढ़ानी पड़ेगी कि भाई इस फ्रीक्वेंसी से लेके इस फ्रीक्वेंसी तक के सिग्नल को आने दो। तो अगर हम रेंज बढ़ाते हैं तो हो सकता है कि बाकी और किसी की साउंड भी आने लगे, तो वो भी दिक्कत है। तो हम अपनी तरफ से ये मान के चलते हैं कि अगर हम आधी पावर भी इन्वॉल्व कर पा रहे, आधी पावर अगर हम इन्वॉल्व कर पा रहे हैं उतना काफी है। जैसे मान के चलो 10 हर्ट्ज से मान लो, जस्ट समझाने के लिए 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मेरी साउंड में है, उसमें से मैक्सिमम 50% मान लो मेरी जो साउंड है वो कुछ 30 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज पे है। तो तुम क्या करोगे, अपने फिल्टर को इस पे सेट कर दो। इतने पे फायदा क्या होगा, तुम्हें 50% साउंड मिल जाएगी, उतना काफी। तो वही हम सेट करके रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर में कि बहुत सारे सिग्नल्स आ रहे हैं, किसी भी सिग्नल का अगर हम 50% ले पा रहे हैं उतना काफी। तो उसी वजह से हाफ पावर फ्रीक्वेंसी डिफाइन की जाती है कि अब समझो यहां से लेके यहां तक अगर हम अपने फिल्टर की रेंज सेट कर लें तो हम अपने सिग्नल का 50% कवर कर लेंगे, और 50% सफिशिएंट होता है। इतना समझे? अब वापस समझो, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये चीज है मेरा 30 से 50 में 50% आ रहा है, किसी और की साउंड का मान लो 20 से 180 में 50% आ रहा है, तो इसकी साउंड को कैच कर पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि 20 से 180 का तुम फिल्टर सेट करोगे तो बहुत बड़ी रेंज होगी, तो औरों की साउंड मिक्सअप होने लगेगी, तो यहाँ खराब क्वालिटी मिलेगी। यहाँ केवल 20 हर्ट्ज में ही तुम्हें 50% मिल गया, तो यहाँ तुम्हारा फिल्टर ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा, क्योंकि कम रेंज में ही तुम्हें ज़्यादा एनर्जी मिल पा रही। समझ पाए बच्चों? अब वापस से हम इस टॉपिक पे आते हैं। तो अब बच्चों समझो, कम रेंज में अगर तुम्हें मिल रहा है तो इसको पास पास लाओ, पास पास लाओ तो ये शार्प हो जाएगा। जिससे समझना, देखो एक कर्व मैंने ये बनाया, इसमें 50% चाहिए तो ऐसे रेंज बढ़ानी पड़ेगी, और एक कर्व अगर मैंने यूं बनाया तो 50% चाहिए तो बस इतने में मिल जाएगा।
तो ये ज्यादा बेटर माना जाएगा इन प्लेस ऑफ दिस। तो क्वालिटी फैक्टर से मतलब है शार्पनेस, जितना ज्यादा शार्प होगा उतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी होगी, क्योंकि शार्पनेस ज्यादा होगी तो कम रेंज में ही तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी। कम रेंज में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी तो सिग्नल के ओवरलैपिंग की दिक्कत कम हो जाएगी, समझ पाए। वरना तुम्हें 50% साउंड चाहिए, रेंज बढ़ानी पड़ेगी। रेंज बढ़ाओगे तो औरों के सिग्नल उसमें आने लगेंगे। जैसे कई बार मोबाइल में हो जाता है, कभी किसी की आवाज़ सुनाई देने लगती है, कभी किसी को कॉल लग जाता है, वो सब इन्हीं फैक्टर की वजह से होता है। इतना अभी समझ पाए बच्चों। तो अब हम अपने काम की बात पे फिर आते हैं। क्वालिटी फैक्टर क्या मेजर करता है? शार्पनेस ऑफ रेजोनेटिंग कर्व। शार्पनेस से मतलब जैसे बच्चों अगर मैं दो कर्व बना रहा हूं, ऊपर वाला फर्स्ट, ये सेकंड, कौन ज्यादा शार्प दिख रहा है? और समझो, मान लो मैं ऐसे बना रहा हूं और एक ऐसे बना रहा हूं, अब बताओ कौन सा शार्प दिख रहा है? तो जो ज्यादा शार्प दिखेगा उसकी क्वालिटी ज्यादा बेटर। तो ये सिंपली क्या मेजर करता है? शार्पनेस ऑफ रेजोनेटिंग कर्व। जो जितना ज्यादा शार्प होगा उसकी क्वालिटी बेटर हो। अब इसको निकालते कैसे हैं? तो निकालते ऐसे हैं बच्चों, बताओ रेजोनेंस पे किसके अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा होता है, इंडक्टर या कैपेसिटर? रेजोनेंस पे किसके अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा होता है? गलत, दोनों पे बराबर। वापस समझो, रेजोनेंस हम किससे डिफाइन करते हैं? जब दोनों के अक्रॉस वोल्टेज इक्वल और अपोजिट हो जाए। याद आया? तो बच्चों अब मुझे बताओ रेजोनेंस पे किसके अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा होगा? इक्वल हो। रेजोनेंस पे किसके अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा होगा? इक्वल हो। इक्वल होगा तो रेजोनेंस पे अगर मान लो इंडक्टर के अक्रॉस 50 है तो कैपेसिटर के अक्रॉस यहां 30, वहां भी 30, समझ गए? अब तो इंडक्टर या कैपेसिटर किसी का भी वोल्टेज ले लो, क्योंकि दोनों ही बराबर है, डिवाइड बाय रजिस्टर का वोल्टेज, ये होता है क्वालिटी फैक्टर। तो नेक्स्ट लाइन में बच्चों मैंने यही बताया है, इट इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर टू वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एट रेजोनेंस। तो या तो इंडक्टर का लोगे या कैपेसिटर का, क्योंकि दोनों ही बराबर होते हैं। उसको किससे डिवाइड कर दोगे? रजिस्टर से। अब बच्चों बताओ ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर, सीरीज में करंट सेम होगा तो यहां वोल्टेज लिखोगे I इंटू एक्सएल, I इंटू आर, तो क्या निकल आया? एक्सएल बाई आर। एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल बाई आर, तो ये चीज निकल आई। अब कैपेसिटर के टर्म्स में लिखोगे तो एक्सी बाई आर, आई तो कट गए, एक्सी क्या होगा? 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी आर, तो ये वाला फॉर्मूला आ गया। तो बच्चों दिमाग में केवल ये याद रख लो, उससे फिर बाकी फॉर्मूले निकल आएंगे, समझ गए ना? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर या कैपेसिटर अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, उसी से ये निकल आए। ये चीज समझ गए? अब वापस समझो, बच्चों मान लो मैं ये वाला फॉर्मूला पकड़ता हूं, याद करो ओमेगा नॉट अपना क्या याद था? 1 बाई रूट एल सी। तो इस ओमेगा नॉट की जगह मान लो मैंने 1 बाई रूट एल सी लिखा, एल और आर रखे, एल और आर रखे। इस देखना बच्चों, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक ही बात है, एक एल कट गया तो 1 बाई आर ये आ गया। तो कहने का मतलब ये कि इन्हीं को मॉडिफाई करके हम ये फॉर्मूले ला सकते। यहां तक कोई कंफ्यूजन क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो 1 बाई आर ये अपने पास निकल आए। अब कई बार बच्चों वो आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, हम रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, इस फॉर्मूले पर फोकस करो, हम रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, एल और सी को फिक्स रखे हुए, क्वालिटी कम होगी या खराब होगी? कम होगी, ठीक है ना? अगर रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो क्वालिटी बढ़ेगी, समझ गए ना? तो हर फॉर्मूले का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, उस वजह से कन्वर्जन आना चाहिए या फॉर्मूले आने चाहिए, ये चीज समझ गए? अब आगे आते हैं बच्चों, ये चीज बच्चों मैंने अभी एक्सप्लेन करी थी। अब बच्चों एक चीज हम डिफाइन करते हैं बैंडविड्थ। क्या डिफाइन करते हैं? बैंडविड्थ। बैंडविड्थ से क्या मतलब होता है? जैसे अभी मैंने समझाया, आप बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूं, तो कोई एक सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं होती, एक लार्ज रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है।
अब जिस रेंज में अपनी 50% साउंड कवर हो जाए उस रेंज को हम बोल देते हैं बैंडविड्थ। जैसे अभी मैंने समझाया, मान लो मेरी 30 से 50 के बीच में 50% एनर्जी आ रही है, तो मेरी बैंडविड्थ हो जाएगी 30 से 50, वो हो जाएगी। समझ गए बच्चों? किसी की मान लो 20 से 180 के बीच में आ रही है, तो उसकी बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी? 160। 180 माइनस 20, 160। तो वो चीज़ हो जाती है बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ बच्चों अगर मैं लिखता हूँ, जैसे मान लो ये 30 हर्ट्ज है, ये मान लो 90 हर्ट्ज है, तो बच्चों बताओ बैंडविड्थ कितनी मानी जाएगी? 60 हर्ट्ज। इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा? 60 हर्ट्ज। यहाँ तक बच्चों शायद हम कर चुके थे, है ना? तो फ्रीक्वेंसी एट विच पावर इज हाफ द मैक्सिमम पावर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। इतना समझ गए? अब बैंडविड्थ भी शायद मैंने कहीं लिखवाया था क्या? नहीं। तो बच्चों इस तरह से लिख लो, बैंडविड्थ इन दोनों का डिफरेंस देखो बच्चों, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो ओमेगा नॉट कट गए, r/2l प्लस r/2l कितना हो गया? 2r/2l, यानी कि r/l। तो बैंडविड्थ बच्चों हो जाएगा r/l। कर लो बच्चों। यहां तक बच्चों क्लियर है भाई? अब बच्चों जो मैंने आपको एक सीट प्रोवाइड की है, उसमें स्टार्टिंग से आप 5 क्वेश्चन ट्राई करो। स्टार्टिंग 5 क्वेश्चन। बच्चों एक सेकंड करें, मैं भी आता हूँ। वही बोल रहा था, जैसे मैंने पहले बताया था, इसमें से आवाज़ नहीं आती है। बच्चे कई बार बोलते हैं कि बिल्कुल हाई स्पीड कर दो तब जाके, और मैंने भी वो आपको दिखाया था। तो या तो इसकी सेटिंग गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? अभी नहीं, बहुत पहले भी मैंने बोला। ठीक है बच्चों, देखो फर्स्ट, an inductor L having a resistance R connected to a alternating quality factor। क्वालिटी फैक्टर बच्चों आपको बताना है। तो अभी भी बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसमें से अगर हम मैच करें तो कौन सा हो सकता है? फोर्थ। सही है, बस करना। आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। क्यू फैक्टर कैन बी इंक्रीज बाई हैविंग ए कॉइल ऑफ। बच्चों क्वालिटी फैक्टर बढ़ाना है। पहले में आंसर बच्चों फोर्थ, किसी को डाउट? बच्चों अगर हमें क्वालिटी फैक्टर बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं, इंडक्टेंस को ज़्यादा कर सकते हैं। तो लार्ज इंडक्टेंस स्मॉल रेजिस्टेंस, लार्ज वो गलत है, स्मॉल वो गलत है। आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। आंसर बच्चों क्या हो गया? फर्स्ट। समझ गए ना बच्चों? ठीक है। सेकंड में बच्चों को डाउट तो नहीं? थर्ड, the sharpness of resonance in series LCR circuit as resistance of circuit increase। तो बच्चों रेजिस्टेंस अगर बढ़ाओगे तो शार्पनेस क्या होगी? तो रेजिस्टेंस बढ़ाओगे क्वालिटी कम होगी, क्वालिटी कम होगी मतलब शार्पनेस कम हो जाएगी। ठीक है। फोर्थ, बच्चों एक बार ट्राई करो फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2021 में लिखा हुआ भी है। कर लो बच्चों। देखो इसमें एंगुलर, देखो मैं बता रहा हूँ, फोर्थ पूछ रहे हो ना, इस सीरीज एलसीआर सर्किट कंटेनिंग ये, ठीक है, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स एट विच पावर ट्रांसफर इज हाफ। तो इन्होंने रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पूछी ही नहीं, इन्होंने हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पूछी। तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 ही बताना है और कुछ बताना ही नहीं।
लेकिन ये कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 के लिए तुम्हें ओमेगा नॉट निकालना पड़ेगा। जैसे ये देखो ओमेगा 1 ओमेगा 2 इन्होंने पूछा है, लेकिन ओमेगा नॉट तुम्हें निकालना पड़ेगा। करो बच्चों, अब देखते हैं। अभी फोन अंदर रख लो पल्लवी, तुम्हारा तार कैसा लटक रहा है? देखते हैं अभी। हाँ तुम बताओ तुमने क्या किया। ठीक है ठीक है ठीक है। तो बच्चों में हाफ पावर फ्रीक्वेंसी लिखनी है, मतलब बच्चों में ये लिखना है ये। तो सबसे पहले अगर हम ओमेगा नॉट निकालें तो 1/√LC। एल बच्चों अगर हम देखें एल, तो बच्चों एल 5 है, वो 80 है। तो 5 इंटू 80 इंटू 10 की पावर -6। तो बच्चों देखो 400 इंटू 10 की पावर -6, 20 और ये -3, ऊपर जाएगा 1050। तो बच्चों रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 50। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 50। इसमें कोई दिक्कत? अब बच्चों R/2L निकालता हूं। R/2L, तो रेजिस्टेंस बच्चों में कितना दिया है? 40। इंडक्टेंस बच्चों 5, तो ये कितना आ गया? 4। अब ये है, इसमें से इसको सेपरेट करो तो 50 में से 4 गया 46, 50 में 4 ऐड करोगे तो 54। तो एक कितनी आई? 46। देखो 50 - 4 46, 50 + 4 54। बस खत्म। अभी देखते हैं थर्ड का सेकंड। बच्चों ये क्लियर है? वापस समझो, केवल फॉर्मूला लगाना है। ओमेगा नॉट 1/√LC, डेटा रखा 50 आ गई। R/2L 4, तो एक में मैंने 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 46, दूसरे में बच्चों हमने वापस मतलब ऐड किया तो 54। तो आंसर बच्चों 46 एंड 54, सेकेंड ऑप्शन। हाँ बोलो बच्चों, अभी इसमें किसी को डाउट? कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आया ना? ओमेगा नॉट का फॉर्मूला 1/LC। क्वेश्चन में तुम देखो L क्या है? 5, C कितना है? ये सॉल्व किया, ये 50 आ गया। बताओ इसमें कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, वो होती हैं ये। तो ओमेगा नॉट हमें पता है, R/2L और चाहिए, तो R/2L। रेजिस्टेंस 40 दिया है, इंडक्टेंस 5 दिया, तो ये आ गया 4। अब ये 50 ये 4, तो 50 में से 4 गया 46, 50 + 4 54। तो एक 46 एक 54, बस खत्म। बोलो बच्चों अभी इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब फिफ्थ देखो बच्चों, ये वाला क्लियर है ना? देखो बच्चों हमें क्या चाहिए? बेटर ट्यूनिंग। बच्चों शायद उसमें मैंने ट्यूनिंग लिख पाया होगा क्वालिटी फैक्टर में। हाँ, तो ट्यूनिंग का मतलब ये कि अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। ट्यूनिंग का मतलब अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। और अच्छी क्वालिटी के लिए बच्चों अभी भी हमने एक फॉर्मूला देखा था 1/R√LC। तो रेजिस्टेंस कम से कम, इंडक्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा, और कैपेसिटेंस भी कम, उस तरह का कोई होना चाहिए। हाँ बोलो। ट्यूनिंग उसमें नहीं लिखा क्या? इट इज़ यूज टू ट्यून सर्किट, शायद होना चाहिए। हाँ वही चीज़ है, वही चीज़ है। देखो कहीं लिखाया होगा। हाँ, तो ट्यूनिंग के काम में आता है। किस चीज़ के काम में आएगा? ट्यूनिंग के। जैसे वो रेडियो को हम घुमा घुमा के ट्यून करते हैं, वही ट्यूनिंग है। तो अब ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होगी तो ज़्यादा अच्छी ट्यूनिंग होगी, ठीक है ना? तो बच्चों एक सेकेंड, रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, इंडक्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा, कैपेसिटेंस कम से कम। अब ऑप्शन देखो, रेजिस्टेंस कम से कम फर्स्ट ऑप्शन में,
इंडक्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा भी फर्स्ट ऑप्शन में, कैपेसिटेंस कम से कम भी फर्स्ट ऑप्शन में। तो अपने पास फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट। हाँ करण, अब बोलो क्या कह रहे थे? ठीक है ना, समझ गए ना बच्चों? तो अब बच्चों देखा जाए तो क्वालिटी फैक्टर पहले एनसीईआरटी में होता था, पहले एनसीईआरटी में होता था, अब एनसीईआरटी में नहीं है, बट स्टिल थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं तो हम डिस्कस कर लेते हैं, तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया, ठीक है ना। बाकी एनसीईआरटी में देखोगे तो पुरानी एनसीईआरटी में ये टॉपिक है, नई एनसीईआरटी में ये नहीं है, उसी वजह से मैंने इसके डेरिवेशन वगैरह नहीं बताए हैं कि ये कैसे निकल के आता है, क्योंकि वो काम का नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला काम का है, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत? चले आगे बच्चों, ठीक है। अब बच्चों इस चैप्टर का हम बोल सकते हैं एक और टॉपिक बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं, या चलो उससे पहले एक आध पैरेलल सर्किट के क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि बच्चों पैरेलल सर्किट मेरे हिसाब से नीट में तो कभी पूछते नहीं है। हाँ वही मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं भी वही चीज़ एक आध क्वेश्चन बस डिस्कस कर रहा हूँ, बाई चांस थोड़ा बहुत आ जाए, मैं खुद बोल रहा हूँ उस सिलेबस में नहीं। तो बच्चों मैं यही बोल रहा हूँ कि पैरेलल सर्किट कभी नीट में आपसे पूछते नहीं है, लेकिन बस एक आध कोई क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, बाई चांस कभी कुछ रहे, ठीक है। तो उसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एक दो क्वेश्चन बच्चों बस मैं बता रहा हूँ और उसका पैटर्न बता रहा हूँ, वो बस आप मान लोगे उतना काफ़ी है, ठीक है। तो अब बच्चों इस तरह से तुम लिख लो पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट बहुत गंदा बना हुआ है, मैं अपने हिसाब से बना देता हूँ। पैरेलल सर्किट बच्चों एक क्वेश्चन के थ्रू ही बस डिस्कस कर रहे हैं, इसी एग्जांपल को थोड़ा साफ सुथरा ड्रॉ कर रहा हूँ। ये A1, ये A2। बच्चों पैरेलल सर्किट लिख के बस एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। A3, XC बच्चों 3 ओम, XL बच्चों 6 ओम। यहां मान लो बच्चों एक अमीटर A, ये V और इसकी ये बच्चों 120 वोल्ट। बच्चों बस ये ड्रॉ कर लो पैरेलल सर्किट लिख के, ठीक है। पैरेलल सर्किट इसको ड्रॉ नहीं करना है, इसको ड्रॉ करना, वो एक ही चीज है, वो एक ही चीज है, बस ये साफ सुथरा है, ये थोड़ा सा गंदा दिख रहा है और कुछ नहीं। प्रियांशी डिस्कशन नहीं करा, हाँ हाँ वो मुझसे ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आवाज़ नहीं करो, ये पीछे पास कर देना। बिल्कुल उस साइड कोने में पहुंच जाता हूँ, उस साइड को, उस साइड कोने में। ओके तो तमन्ना तुम इस साइड आ जाओ, ठीक। और याद रहे आवाज़ आएगी तो फिर परमानेंट मैं जगह बदल दूँगा, फिर आप कभी भी साथ नहीं बैठो। तो बच्चों एक बार बस सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ। इधर ऋषिकेश तुम भी, ठीक, कुछ पूछना हो मुझसे पूछना। हाँ बोलो। तो बच्चों बस एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है तो ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने का मतलब है नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसमें दिमाग लगाएंगे तो जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि एक रटी हुई अप्रोच हमें पता रहे तो वो ठीक रहता है, ये उससे रिवर्स अप्रोच हो जाती है, ठीक है। तो अब बच्चों इसमें आप लिख लो फाइंड रीडिंग ऑफ A1, A2, A3 एंड A। फाइंड रीडिंग ऑफ A1, A2, A3 एंड A। तो बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप लोग केवल समझो। फाइंड रीडिंग ऑफ A1, A2, A3 एंड A।
ठीक है। अब बच्चों मैं इसे डिस्कस कर रहा हूं तो उसे ध्यान से देखो। बच्चों बताओ ये सब किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। तो बच्चों ये किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। पैरेलल में क्या चीज सेम होती है? पैरेलल में क्या चीज सेम होती है? वोल्टेज। ये क्लियर है? तो बच्चों अब यहां ये जो वोल्टेज है वो कौन सा वोल्टेज माना जाएगा? आरएमएस। तो बच्चों सप्लाई वोल्टेज 120 है। तो बताओ इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज, कैपेसिटर के अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इंडक्टर का रेजिस्टेंस बताओ कितना है? 6। वोल्टेज कितना है? 120। तो 120 अपॉन 6 करेंट कितना फ्लो करेगा? 120 अपॉन 6। तो हम बोल सकते हैं A1। A1 की रीडिंग हो जाएगी 120 अपॉन 6 यानी कि 20। ऐसे बच्चों बताओ A2 कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, वोल्टेज, तो 120 अपॉन 3 40। इसमें रेजिस्टेंस तो 120 अपॉन 8 डिवाइड करोगे तो बच्चों 50। बोलो इन तीन की रीडिंग में कहीं कोई दिक्कत? क्योंकि पैरेलल में अपना वोल्टेज सेम होता है तो हर एक के अक्रॉस वही वोल्टेज होगा, वही वोल्टेज होगा तो करंट या ये चीज क्लियर है। अब बच्चों में एक ही रीडिंग निकालनी, एक ही। तो बच्चों फिर बताओ पैरेलल में क्या चीज सेम होती है और सीरीज में करंट। तो वहां बच्चों हम रेफरेंस करंट को लेते थे क्योंकि वहां हर एक में क्या चीज सेम होगी? वहां हर एक में क्या चीज सेम होगी? करंट। लेकिन पैरेलल में क्या चीज सेम होती है? वोल्टेज। तो यहां हम रेफरेंस लेंगे वोल्टेज का। तो मान लो बच्चों मैंने वोल्टेज वाली लाइन ऐसे बनाई, तो बताओ अब रजिस्टर के करंट और वोल्टेज में एंगल कितने का फर्क होता है? रजिस्टर में वोल्टेज और करंट के बीच में कितना फर्क होता है? 0। तो जो इसका करंट है वो मैं यहीं ड्रॉ करूंगा। कितना ड्रॉ करूंगा? रजिस्टर वाला 50। ये हो गया। अब बच्चों बताओ कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे था या आगे? तो कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे था तो करंट कहां हो जाएगा? आगे। कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे तो करंट आगे। करंट आगे तो बच्चों करंट को हम ऐसे ड्रॉ करें और करंट कैपेसिटर में कितना आया? 40। इंडक्टर में बच्चों वोल्टेज आगे था तो करंट पीछे होगा, करंट पीछे होगा तो करंट को पीछे ड्रॉ करने के लिए हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे और वो अपने पास कितना आ गया है? 20। अब 40 20 तो यहां करंट कितना बचा? 20, यहां 15। तो ओवरऑल बच्चों कितना हो जाएगा? 25। तो इसकी रीडिंग कितनी आ जाएगी? 25। तो अगर हम इसकी रीडिंग लिखते हैं वो कितनी हो जाएगी? 25। एक बार बच्चों इतना कंप्लीट कर लो वो आंसर। तो हम लिख सकते हैं रीडिंग ऑफ ए 25। ज्यादा क्या होता है? बोलो बोलो बोलो। ज्यादा कम तो मैंने कहीं लिखवाया ही नहीं। देखो क्या लिखवाया। हाँ उसको हम ये बोलेंगे वोल्टेज आगे होता है। कितना आगे होता है? 90। तो 90 वोल्टेज आगे होता है तो करंट 90 पीछे हो जाएगा। तो वही मैंने करंट पीछे 90 ड्रॉ किया। देखो वोल्टेज ये है, पीछे करंट 90 ड्रॉ करना पड़ेगा। या तो वोल्टेज आगे 90 है या करंट 90 पीछे, बात तो एक ही है। तो वोल्टेज मैंने यहां लिया और इंडक्टर का करंट पीछे ड्रॉ करो। ठीक है ना कार्तिक? वो सब निकल आएगा, वो कोई दिक्कत नहीं। वो भी यही तरीके से निकलेगा। जैसे मान लो मुझे नेट वो निकालना है इम्पीडेंस, तो वो उसी तरीके से तुम निकालोगे जैसे हम यहाँ निकाल रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन बस ये कि इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। पर ये कि इसके बारे में मैं इसी वजह से जानबूझ के डिस्कशन नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि अननेसेसरी आपके कन्फ्यूजन क्रिएट होते जाएंगे और फ़ायदा कुछ मिलना नहीं, फ़ायदा कुछ भी इसमें मिलना है नहीं। क्योंकि मुझे तो कभी देखा ही नहीं कि पूछा गया हो
और ऑफिशियली भी सिलेबस में कहीं लिखा हुआ नहीं। हाँ, पर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, तो अभी मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, छोड़ो उसे, ठीक है ना। अननेसेसरी आपको कंफ्यूजन और क्रिएट होंगे, फायदा क्या है, ठीक है ना। ठीक है, तो बच्चों बस एक ऐसी डिस्कस कर दिया, थोड़ा बहुत आइडिया है, और उसमें भी एक ऐसा किया है जो नॉर्मल लेवल का है, जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाना हो, ठीक है। तो अगेन मैं ये बोल रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा मत सोचना, क्योंकि मुझे कभी दिखा नहीं कि इसका क्वेश्चन आया हो, और सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। चलते हैं बच्चों आगे। अब बच्चों हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, हम बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर एसी का वो लास्ट टॉपिक है। तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लिख लो बच्चों, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर, तो बच्चों डायग्राम इसे बनाने की उतनी ज़रूरत नहीं है, एक मतलब मैं अलग से डायग्राम ये वाला बनवा दूंगा, ये बनाने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो अभी ये केवल समझाने के लिए, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ओके। अब बच्चों ट्रांसफॉर्मर अगर हम देखें तो लगभग हर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यूज हो ही जाता है ट्रांसफॉर्मर। बच्चों अगर हम सबसे अच्छा एग्जांपल देखें तो आप गली के बाहर देखोगे तो जो एक बड़ा सा डब्बा जैसा रखा रहता है वो ट्रांसफॉर्मर है। और अच्छा एग्जांपल आप देखो, जो मोबाइल चार्जर होता है उसमें भी अपना ट्रांसफॉर्मर यूज होता है, ठीक है ना। यहाँ आप देखो ये लैपटॉप चार्जर कनेक्टेड है, इसके अंदर भी ट्रांसफॉर्मर यूज होता है। स्टेबलाइजर आप ले लो, उसमें भी ट्रांसफॉर्मर यूज होता है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में अपना ट्रांसफॉर्मर यूज होता है। अब ट्रांसफॉर्मर करता क्या है, तो ट्रांसफॉर्मर बच्चों वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है, डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट, कम या ज्यादा करेगा, समझ गए बच्चों। जैसे बच्चों बताओ अपने घरों में जो वोल्टेज आता है वो कितने वोल्ट आता है, 220। अब मोबाइल की बैटरी लगभग कितने वोल्ट की होती है, वो तो mAh अलग है, वोल्ट बोलो, शायद किसी ने सही बोला नहीं। और बच्चों क्लास में मैंने शायद कई बार बताया हो, पर कोई नहीं, मेरे हाँ 3 बोल सकते हो, 3 से 4 वोल्ट मान, लगभग 3.5 वोल्ट के आसपास, एक 3 से 4 वोल्ट मान सकते हो। तो खैर बच्चों आप कंक्लूजन समझो, जो मोबाइल की बैटरी होती है वो कितने वोल्ट की, 3.5, कितने वोल्ट की, घरों में सप्लाई। तो अब तुम 220 से 3.5 वोल्ट की बैटरी चार्ज नहीं कर सकते। तुम चाहो कि मैं 220 से 3.5 की वोल्ट की बैटरी चार्ज कर लूँ, तो वो खराब हो जाएगी बैटरी, समझ गए। तो अब हमें क्या करना है, उस 220 को 3.5 में कन्वर्ट करना पड़ता है। उस 220 को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, 3.5 में। तो यहाँ वोल्टेज क्या हुआ, कम हुआ कि बढ़ा। तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मर को हम बोलते हैं स्टेप डाउन। क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर तुम्हारा क्या करेगा, वोल्टेज को कम करेगा, समझ गए बच्चों, जैसे कि चार्जर में होता है, ठीक है ना, ओके। अब बच्चों वापस समझो, आप कई बार हाईवे पे ट्रेवल करते हो, वहां से बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक लाइंस जाती हैं, उन पे अगर आप देखोगे तो 25,000 वोल्ट, 32,000 वोल्ट, 1,32,000 वोल्ट, 2.25 लाख वोल्ट तक भी देखने को मिल सकता है। तो कई बार अगर आप उन लाइंस के आसपास लिखा हुआ देखोगे तो लिखा रहता है 132 केवी लाइन। तो 132 का मतलब 132 किलो वोल्ट, यानी कि 1,32,000 वोल्ट। रेलवे स्टेशन के ऊपर से निकलोगे तो वहां लिखा होता है 25,000 वोल्ट, समझ गए बच्चों। तो वो होता है 25,000 वोल्ट, 1,00,000 वोल्ट, 2,00,000 वोल्ट। और घरों में सप्लाई क्या आता है, तो उस 1,00,000 वोल्ट को हम सीधा घरों में नहीं बेच सकते, सीधा हम घरों में नहीं बेच सकते। तो हमें उसे क्या करना पड़ता है, वोल्टेज को कम करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं नॉर्मली, जैसे ग्वालियर मान लो, तो ग्वालियर के पास में एक बड़ा इलेक्ट्रिक स्टेशन होगा, वो 1,00,000 को मान लो कुछ 440 पे ले आएगा, 440 पे ले आया, अब सप्लाई कर दी। और जो गली के बाहर का ट्रांसफार्मर होता है वो 440 को किस पे ले आता है, 220 पे। तो ये सब वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो वोल्टेज को कम कर रहे हैं, तो इसको हम किस तरह का ट्रांसफर बोलते हैं, स्टेप डाउन। ये समझ गए। अब ये तो स्टेप डाउन हो गए।
अब होता यह है बच्चों, जैसे हम एसी बनाते कैसे, याद करो पहला लेक्चर, कॉइल को घुमा घुमा के, कॉइल को घुमा घुमा के। तो बच्चों जब वो जनरेट होता है तो उसका वोल्टेज मान लो कुछ 200 वोल्ट है। कितना है? 200 वोल्ट। जैसे बच्चों ये मान लो पावर प्लांट है, पावर प्लांट, समझ गए बच्चों? यहां 200 वोल्ट जनरेट हुआ, और पावर प्लांट मान लो बच्चों 1 लाख है ना, ठीक है, 1 लाख भी बच्चों कम होता है, लेकिन बस मैं मान के चल रहा हूँ, ये चलो 10 लाख ले लेते हैं। हाँ रुको, सही, 10 लाख वॉट पावर प्लांट कितने का है? 10 लाख वॉट। एक बार मान लिया 10 लाख वॉट का पावर प्लांट, 10 लाख वॉट मतलब 1 मेगावाट, तो बच्चों कोई बड़ी चीज नहीं है। ग्वालियर की कैपेसिटी 1 मेगावाट से कहीं ज्यादा ही होगी, क्या ठीक है। अब 10 लाख वॉट, ये चीज क्लियर है। तो P इक्वल टू वी आई, पावर कितनी हो गई बच्चों? 10 की पावर 6, वोल्टेज 200, करेंट। तो बच्चों अब चेक करोगे तो I 10 की पावर 4 10,000, 10,000 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5,000 एम्पियर। तो यहां जो बच्चों करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है? 5,000 एम्पियर। अब बच्चों मान लो ये पावर प्लांट है, सिटी यहां से मान लो कुछ 100 किलोमीटर दूर है, ये ग्वालियर सिटी। अब 100 किलोमीटर बच्चों दूर पावर प्लांट, तो मैं ग्वालियर में इलेक्ट्रिसिटी भेजनी है, तो कैसे भेजो? तार से, कोई ट्रक या ट्रेन से तो आएगी नहीं, तार से भेजनी पड़ेगी। अब तार से भेजोगे तो तार का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हो, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही होगा। तो उस तार का रेजिस्टेंस बच्चों मान लो मैंने कुछ 10 ओम मान लिया, कितना मान लिया? 10 ओम। तो अगर मैं 10 ओम रेजिस्टेंस, जो कि कमी रेजिस्टेंस मैंने माना, इतना करंट इसमें मैं भेज रहा हूं, तो इसमें हीट कितनी डेवलप होगी? I स्क्वायर R, 5000 इंटू 5000 इंटू 10। तो बच्चों एक्चुअल में ये इतनी ज्यादा हीट है जितनी वहां बनी नहीं रही। आप इसे चेक करो, ये कितना हो गया? 10 की पावर 6 तो यही हो गया, 25 50, तो 50 मेगावाट। तो बच्चों बन रही है 1 मेगावाट, हीट में जा रही है 50 मेगावाट, तो वो ग्वालियर तक पहुंचेगी ही नहीं, यहीं तक उसकी सारी की सारी वायर जल ही जाएंगे। इतना मान लो, इतनी हीट होगी कि वायर वहीं की वहीं जल जाएंगे। इतना हाई करंट तुम भेज ही नहीं पाओ। चलो हम और एक सिचुएशन मानते हैं, 10 ओम की जगह मान लो मैं इसे कुछ 0.001 ओम मान लेते हैं, 0.001 ओम। अब अगर मैं हीट निकालता हूं तो हीट निकालूंगा I स्क्वायर, तो 25 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 0.001, 0.001 तो बच्चों 10 की पावर 4, 10 की पावर 3, तो भी बच्चों 25,000 वॉट। 25,000 वॉट अपना ऐसे नुकसान जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम बहुत ज्यादा हाई करंट इसमें नहीं बोल सकते। अब यही हम दूसरा काम करते हैं बच्चों, ये चीज समझ गए ना? एक बार समझने के लिए मैं एक काम करता हूं, इसको 0.5 ओम मान लेता हूं। कितना मान लिया है? 0.5 ओम। तो पावर कितनी हो गई? 25 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 0.5, ज्यादा आ जाएगी, तो 0.01 मान लेता हूँ। 0.01 में, हाँ वो भी कर सकते नहीं, फिर वो और कैलकुलेशन बढ़ेगी। 0.01 अगर मैं करता हूँ, या 0.1 कर देता हूँ, रेजिस्टेंस 0.1 कर दिया, 0.1 कर दिया, तो बच्चों अब देखोगे ये कितना आ जाएगा? 2.5, वो भी ज्यादा है, 0.01 कर देता हूँ। 0.01 करूंगा तो 0.25 मेगावाट। इतना बच्चों अपना हीट लॉस हो रहा है। तो 1 मेगावाट हम बना रहे हैं, 0.25 मेगावाट लॉस कर रहे हैं। तो यहाँ कितना पहुंच पाएगा ग्वालियर तक? 0.75 मेगावाट। समझ पाए? अब वापस समझो, यही मैंने कहानी बदल दी। जो ये 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट, उसको मैंने कर दिया 2 लाख वोल्ट, 2000, 20,000, 2 लाख। तो पावर इक्वल टू वी आई, पावर मेरे पास क्या थी? 10 की पावर 6
वोल्टेज बच्चों 2 लाख और करंट, तो करंट बच्चों यहां से कितना आया 5 एम्पियर। अब 5 एम्पियर करंट को मैं ऐसे ग्वालियर भेज रहा हूं, तो जब वो यहां पहुंचेगा तो अब इसमें अगर मैं लॉस लिखता हूं तो आई स्क्वायर आर, आई कितना है 25 और रेजिस्टेंस बच्चों 0.1, तो 2.5 वॉट, 2.5 वॉट। तो पहले बच्चों तुम्हारा हीट लॉस कितना हो रहा था 25 मतलब 0.25 मेगावाट। 0.25 मेगावाट का मतलब हो गया एक तरीके से 2.5 लाख, है ना। हाँ, 2.5 लाख वॉट तुम्हारा ऐसे ही वेस्टेज जा रहा था, और अब कितना जा रहा है 2.5 वॉट। तो उस वजह से इतना हाई वोल्टेज पे वो भेजा जाता है, समझ पाए, क्योंकि तार तो वही है, रेजिस्टेंस वही रहेगा। तुम कम करंट भेजोगे तो आई स्क्वायर आर हीट लॉस कम होगा, ज्यादा करंट भेजोगे तो आई स्क्वायर आर हीट लॉस उन तारों में ही हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। हाँ? इतना कम करंट, देखो करंट से मतलब नहीं, वोल्टेज तो ज्यादा है ना, समझो, वोल्टेज ज्यादा है और करंट भले ही कम हो, लेकिन समझो हाई वोल्टेज डिफरेंस पे अगर तुम अपनी बॉडी को कनेक्ट करो तो तुम अपनी बॉडी को कनेक्ट कर रहे हो उस हाई वोल्टेज डिफरेंस में। जैसे तुम समझना, मान लो तुम्हारी बॉडी का रेजिस्टेंस 50 ओम मानते हैं, तुम 10 वोल्ट की बैटरी को टच करोगे तो 10/50 तुम्हारी बॉडी से कितना करंट फ्लो कर रहा है, और ये तुमने 100 वोल्ट में अपना टच करोगे तो तुम्हारी बॉडी से तो ज्यादा करंट फ्लो कर जाएगा। तो तुम्हारे अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है वो वोल्टेज पे फर्क पड़ता है। जैसे तुम नॉर्मली पेंसिल सेल छूटे हो, इन्वर्टर की बैटरी छूट रहे हो, उसमें तुम्हें करंट नहीं लगता। रीजन, क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस कम है, तो वोल्टेज डिफरेंस अपॉन योर बॉडी रेजिस्टेंस, तो तुम्हारी बॉडी से कम करंट फ्लो कर रहा है। तो अपनी बॉडी से क्या फ्लो कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा, इसमें क्या फ्लो कर रहा है उससे मतलब नहीं। अब जैसे मान लो जो बहुत बड़े तार, उनसे मान लो भले 50 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तुम उससे पकड़ लो कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम जब जमीन को टच करोगे तब तुम्हारी बॉडी से फ्लो करेगा, तब दिक्कत होगी। खैर बच्चों, अब सारी चीजों को मैं कंक्लूड करता हूं। सारी चीजों को अगर मैं कंक्लूड करूं तो वो चीज समझो, वो केवल इतना सा है कि ट्रांसफार्मर का यूज क्या होता है, वोल्टेज को कम या ज्यादा करने में। फायदा क्या होता है, यही फायदा होता है, इसी वजह से ये ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। क्योंकि अगर तुम बहुत हाई करंट भेजोगे तो अधिकतर एनर्जी तुम्हारी भेजने में ही खर्च हो जाएगी। इवन ये मान लो इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी कि वो तार पिघल ही जाएंगे, तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी। आप कैसा भी तार यूज कर लोगे वो वहीं की वहीं पिघल जाएंगे, वो कुछ पहुंच ही नहीं पाएगा। तो उसी वजह से हम बहुत हाई वोल्टेज रख के कम करंट वहां भेजते हैं। अब ग्वालियर के पास में जो स्टेशन होगा वो 2 लाख को मान लो 440 या 20,000 में कन्वर्ट कर लेगा, फिर कोई और स्टेशन और कम में कन्वर्ट कर देगा, और फाइनली कम कम करके हम घरों में कितना सप्लाई करते हैं 220। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, ये चीज समझ गए। अब बच्चों वापस आओ, ये है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में बच्चों किया क्या जाता है, जैसे ये जो आपको दिख रहे हैं रेक्टेंगल, ये मेटल की प्लेट्स होती हैं। क्या होती है, मेटल की प्लेट्स। तो बच्चों ये समझो, ये सॉफ्ट आयरन की मेटल प्लेट्स हैं, इनके बीच से ऐसे कट लगा दिया, बीच से ऐसे कट लगा दिया तो खाली स्पेस बन गया। खाली स्पेस बन गया, फिर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते चले गए, और इन पे वार्निश पोत देते। क्या करते हैं, इंसुलेटिंग कोई लेयर चढ़ा देते। तो एक ली, फिर मान लो और ली और ली, और सब पे वार्निश कर करके हमने ऐसे काफी थिक ऐसा बना दिया। जैसे बच्चों आपका रजिस्टर होता है, तो वो भी क्या होता है, बहुत सारे पतले पतले पेजेस का कॉम्बिनेशन है, उसमें एक ऐसे बीचे होल कर दिए, तो इस तरह की ज्योमेट्री बन गई। इतना समझ गए। अब वापस समझो, यहाँ ऐसे एक कॉइल लपेट दी, यहाँ ऐसे एक कॉइल लपेट दी, तो जो ये कोर होता है वो आयरन का होता है, टू बी प्रिसाइज देखें तो सॉफ्ट आयरन को। अब इसमें बच्चों हम इनपुट लगा, तो जिसमें इनपुट लगाते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी। उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी। जिससे हम आउटपुट ले रहे हैं, जैसे बच्चों मान लो तुमने चार्जर का एक जो 2 पिन होती हैं वो तुमने यहां लगाई, ठीक है ना। तो जहां तुमने लगाई है तो यहां से तुम ले रहे हो इनपुट, और फिर जो तुम मोबाइल में पिन लगाते हो वो है आउटपुट वाली। तो जो तुम यहां लगा रहे हो सर्किट में वो है इनपुट वाली,
और मोबाइल में जो लगा रहे हो वो कौन सी है, आउटपुट वाली, ये चीज क्लियर है। तो इनपुट जहां लगाओगे उसे क्या बोलोगे, प्राइमरी, जहां तुम आउटपुट ले रहे हो उसे क्या बोलोगे, सेकेंडरी। क्लियर है बच्चों? प्राइमरी में जो वोल्टेज है वो बोल दिया वीपी, सेकेंडरी में वोल्टेज वीएस, ठीक है। प्राइमरी में जो करंट फ्लो कर रहा है आईपी, सेकेंडरी में जो करंट फ्लो कर रहा है वो आईएस। प्राइमरी में जैसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ कितने टर्न्स हैं, 6, तो प्राइमरी में जो टर्न्स है वो एनपी 6, सेकेंडरी में बच्चों यहाँ 6 है, पर ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। अगर सेकेंडरी में बच्चों मान लो 12 टर्न्स है, तो बताओ किसमें ज्यादा टर्न्स है, तो जिसमें ज्यादा टर्न्स होंगे उसमें ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। इसमें डबल टर्न्स है तो इसमें डबल वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ तुम 10 लगाओगे तो यहाँ 20 मिलाएगा, 30 लगाओगे तो 60 मिलेगा। यही मान लो बच्चों अगर मैं इसमें 18 टर्न्स कर दूं तो कितने टाइम्स टर्न हो गए, अब 3 गुना वोल्टेज मिलेगा। मान लो तुम यहाँ 2 वोल्ट लगाओगे तो यहाँ कितना मिलेगा, 6 वोल्ट। यही मान लो बच्चों अगर मैं इसमें 2 टर्न कर देता हूँ तो अब टर्न्स कितने हो गए, 1/3। तो यहाँ 10 वोल्ट लगाओगे तो 1/3, 10/3 वोल्टेज मिलेगा। समझ गए बच्चों? ठीक है। अब बच्चों इसके बाद फिर आप इसे ड्रॉ कर लो, ये आयरन कोर, और अगर मैं प्रिसाइज लिखना चाहूँ तो सॉफ्ट आयरन कोर। ये प्राइमरी कॉइल इनपुट, इसमें जो वोल्टेज है वो वीपी, इसमें जो करंट है वो आईपी, एनपी नंबर ऑफ टर्न्स, आउटपुट सेकेंडरी कॉइल एनएस, आईएस, वीएस। इसे बच्चों ड्रॉ कर लो, फिर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमारे यहाँ जो सप्लाई आता है वो एसी करंट आता है। एसी करंट ही क्यों सप्लाई किया जाता है, जैसे बच्चों समझो एसी के बस एक ही सबसे अच्छा फायदा है कि उसमें ट्रांसफार्मर यूज कर सकते। डीसी के साथ तुम ट्रांसफार्मर यूज नहीं कर सकते, वरना हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। एसी के कई मामलों में बहुत सारे नुकसान रहते हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं चीज़ें मैनेज करने में। लेकिन बस एक ही फायदा है कि हम ट्रांसफार्मर यूज करके उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि डीसी के साथ क्या हम ट्रांसफार्मर यूज नहीं कर सकते। तो डीसी में हम ट्रांसफार्मर यूज नहीं कर सकते, तो वहां अगर तुम्हारा 1000 एम्पियर का करंट बना है तो तुम्हें 1000 ही भेजना पड़ेगा। अब 1000 का 1000 तुम भेजोगे तो दिक्कत उसमें ये आ जाती है जो मैंने बताया कि पहुंच ही नहीं पाएगा, बीच में इतनी ज़्यादा हीट डेवलप होगी कि तार पिघल ही जाए, तो आप पहुंचा ही नहीं सकते। ये सबसे बड़ी दिक्कत वो मैं अभी आगे आ जाएगा। तो डीसी के साथ बच्चों हम ट्रांसफार्मर यूज ही नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते वो भी अभी जस्ट आ जाएगा। अगर हम डीसी के साथ ट्रांसफार्मर लगा भी देंगे तो यहाँ तुम्हें आउटपुट 0 मिलेगा। क्यों 0 मिलेगा वो भी अभी देखेंगे।
ये क्लियर है? तो अब बच्चों इसमें टर्म्स एक बार आप लिख लो। वीपी का मतलब है प्राइमरी वोल्टेज, वीएस का मतलब सेकेंडरी वोल्टेज, आईपी से मतलब प्राइमरी करंट, आईएस से मतलब सेकेंडरी करंट, एनपी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, एनएस नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। एक टर्म हम डिफाइन करते हैं ट्रांसफॉर्मर रेशो, वो हो जाता है एनएस बाई एनपी। उसके बाद बच्चों पॉइंट बना के लिख लेना, उसके बाद इट वर्क ओनली विथ एसी नॉट विथ डीसी, विथ डीसी इट्स आउटपुट विल बी 0। तो बच्चों ये एसी के साथ ही काम करेगा। किसके साथ काम करेगा? एसी के साथ। अगर तुम इसे डीसी के साथ यूज करोगे, अगर तुम इसे डीसी के साथ यूज करोगे तो ये तुम्हें आउटपुट क्या देगा? 0। डीसी ट्रांसफॉर्मर नहीं होता, ठीक है ना? हालांकि बच्चों अब ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो डीसी को भी वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकती है, उसको हम बोलते हैं चॉपर। लेकिन होता ये कि एक बहुत बड़ा सेटअप बन चुका है, आपकी सारी इक्विपमेंट सारी चीज़ें उसी की बनी हुई हैं, तो अब इतना बड़ा सेटअप बना हुआ है कि आप उसको बदल ही नहीं सकते। तो वो इतना बड़ा सेटअप है कि आप सारी चीज़ें सारी इक्विपमेंट सब कुछ चीज़ें बदलोगे वो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब ज़रूर टेक्नोलॉजी ये अवेलेबल है जो डीसी के वोल्टेज को भी कम ज़्यादा कर देती, लेकिन अब वो ये कि इतने बड़े सेटअप को बदल पाना पॉसिबल नहीं है, तो जो जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है। इतना बच्चों कर लिया? ठीक है, चलें बच्चों आगे। तमन्ना, मैंने कहा था वहाँ पे बैठ जाओ, और तुम दोनों अब ध्यान रहे कभी भी सेम बेंच पे नहीं देखें, ठीक है ना? किसी भी जगह बैठ जाना पर कभी भी सेम बेंच पे मत देखें। ये चीज़ क्लियर है? ओके। अब बच्चों वापस से समझो, ये सिचुएशन है। तो बच्चों समझना, एक टर्म हम डिस्कस करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है बच्चों? ये दो कॉइल पास पास है, मैं इसमें करंट फ्लो कराऊंगा तो इससे फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चों ऐसे जाएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ऐसे जाएंगी तो इससे कुछ पास करेंगी तो इससे कुछ फ्लक्स एसोसिएट हो जाएगा। तो एक कॉइल में अगर हम करंट फ्लो करवाते हैं तो उसके पास में रखी कॉइल में फ्लक्स एसोसिएट हो जाता है। इस चीज को बच्चों हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर है? तो ट्रांसफॉर्मर बच्चों इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? म्यूचुअल इंडक्शन। अब डीसी के साथ हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते वो समझो बच्चों। मान लो इससे कुछ फ्लक्स एसोसिएट हुआ तो ईएमएफ होता है डी फाई बाई डी टी। अब डीसी करंट तुमने फ्लो कराया, इसमें फ्लक्स एसोसिएट हो गया, करंट फ्लो कराया तो डीसी करंट फिक्स होता है, तो इससे फ्लक्स क्या होगा? फिक्स होगा। फ्लक्स फिक्स होगा तो बच्चों बताओ फिक्स चीज का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो इसमें कितना ईएमएफ आया? 0। और ये अगर वेरी कर रहा है तो यहां भी फ्लक्स वेरी करेगा। अगर इसका करंट कम ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा होगा, तो यहां भी फ्लक्स कम ज्यादा होगा। फ्लक्स कम ज्यादा होगा तो ईएमएफ आ जाएगा। तो अगर हम डीसी यूज करेंगे तो फ्लक्स फिक्स रहेगा, फ्लक्स फिक्स रहेगा तो ईएमएफ कितना आ जाएगा? 0। उसी वजह से हमें एसी करंट यूज करना पड़ता। समझ गए बच्चों? आयरन तो इंसुलेटर सॉरी कंडक्टर ही होता है। सॉफ्ट आयरन क्यों यूज करना वो भी आगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बच्चों इसके बाद कुछ पॉइंट्स आप लिख लो इसमें। इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज। तो ट्रांसफॉर्मर का बच्चों काम क्या है? कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट करना या ज्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करना।
इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये किस पे बेस्ड होता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज। तो स्टेप अप का मतलब यह है कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? ज्यादा। आउटपुट वोल्टेज ज्यादा होगा तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या होंगे? ज्यादा। तो इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी में टर्न्स ज्यादा होंगे, सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा होगा। स्टेप डाउन में क्या होगा? सेकेंडरी का वोल्टेज कम होगा तो सेकेंडरी के टर्न्स भी क्या होंगे? कम होंगे। इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर आउटपुट वोल्टेज विल बी लेस देन इनपुट वोल्टेज। तो स्टेप डाउन में बच्चों ये हो जाएगा। अब बच्चों जिस रफ्तार से यहाँ करंट बदल रहा है उसी रफ्तार से यहाँ बदलेगा, तो फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम होगी। अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो यहाँ भी 50 हर्ट्ज, वहाँ 100 हर्ट्ज है तो यहाँ भी 100 हर्ट्ज। वो आ जाएगा अभी, ठीक है ना, सारी चीज आ जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर है बच्चों? इसमें एडी करंट यूज नहीं होता है, उसकी वजह से लॉस होता है, तो वो भी आगे पढ़ेंगे। तो प्रोबेबली कल के लेक्चर में वो आ जाएगा, ठीक। देखो जैसे दो कॉइल पास पास रखे हैं, ठीक है ना, ठीक है, तो तुमने इसमें करंट फ्लो करवाया, ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो करवाओगे तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी, तो कुछ लाइंस इससे निकल जाएंगी, कुछ लाइंस इससे निकल जाएंगी, तो कुछ लाइंस जो इससे निकल जाएंगी मतलब इससे कुछ फ्लक्स एसोसिएट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे इसमें करंट फ्लो करवाने से इसमें फ्लक्स आ गया, इसी चीज को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। जैसे सिंपली कई बार बोलते हैं कि 2-3 एप्पल आपने साथ साथ रख दिए, एक आध सड़ा एप्पल है तो बाकियों को भी सड़ा देगा, तो वैसा ही कुछ मान लो कि इसका इस पे इफेक्ट आ रहा है, वो एक तरीके से म्यूचुअल इंडक्शन। ओके बच्चों इतना कंप्लीट कर लिया, चलें आगे, ये चीज क्लियर है। अब बच्चों आगे इसमें देखो, लेट फ्लक्स लिंक थ्रू ईच टर्न इज 5, हर एक से फ्लक्स लिंक कितना है? 5। तो बच्चों याद करो, अगर हम इसे एक बार छोड़ देते हैं, फ्लक्स लिंक्स थ्रू ईच कॉइल इज 5, तो एक टर्न से मान लो बच्चों फ्लक्स 5 है, तो ऐसे 10 टर्न होंगे तो कितना होगा? 10 5, 50 टर्न हो तो 50। तो अब फ्लक्स थ्रू प्राइमरी अगर मैं लिखता हूं तो वो हो जाएगा NP इंटू 5, उसके टर्न्स इंटू 5। अब उसमें अगर मैं EMF लिखता हूं तो EMF हो जाएगा, या VP लिख देता हूं उसे, VP माइनस का d5P बाई dt। तो इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं तो
माइनस अलग, NP अलग, d5 बाई dt, ये प्राइमरी में वोल्टेज आ गया। ऐसे अगर मैं सेकेंडरी में लिखता हूं तो फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी, तो सेकेंडरी का फ्लक्स अगर बच्चों में लिखता हूं तो NS इंटू 5, तो उसका वोल्टेज अगर मैं लिखता हूं तो माइनस का d5s बाई dt, तो सेकेंडरी का वोल्टेज बच्चों अगर मैं लिखूंगा तो माइनस का NS d5 बाई dt, ये मान लो फर्स्ट, ये मान लो सेकेंड। अब मान लो बच्चों में फर्स्ट डिवाइडेड बाई या सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट कर रहा हूं, तो Vs बाई Vp क्या आ गया बच्चों, NS बाई NP, और इसी को बच्चों ट्रांसफॉर्मर रेशो बोल देते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर ये चीज डबल है तो इसका मतलब उसमें वोल्टेज डबल आएगा, ट्रिपल है तो ट्रिपल आएगा, हाफ है तो हाफ आएगा, ये चीज रहती है। तो इतना बच्चों एक बार कंप्लीट कर लो। इसमें बच्चों कहीं कोई दुविधा लग रही हो तो वो पूछो। अनीस ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो। देखो इसमें डाउट है ना, देखो अभी मैंने ऊपर क्या लिखा है, एक टर्न की वजह से फ्लक्स 5, एक टर्न की वजह से फ्लक्स कितना है 5, ऐसे 10 टर्न होगा तो 10 5, 5 होगा तो 5 5, तो अगर प्राइमरी में कितने टर्न है NP, तो उससे फ्लक्स कितना हो जाएगा NP इंटू 5, ठीक है? ओके बोलो बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अब बच्चों बाकी सारी कहानी उतनी काम की नहीं है, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या जरूरी चाहिए, ये एक लास्ट फॉर्मूला, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं कि किस प्रिंसिपल पे है तो म्यूचुअल, उनके लिए वो चीज़ है, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन किस पे होंगे, इस फॉर्मूले पे। ये चीज़ समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक, आगे बच्चों फिर हम देखते हैं, पहले ये कर लो। ठीक है, चले बच्चों अब आगे, निशा हटा दो, ठीक है। अब फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, बच्चों इस तरह से लिख लो, फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, तो एक लाइन इसमें लिख लो, एक लाइन बच्चों इसमें लिख लो, एक लाइन बच्चों इस तरह से लिख लो, इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, in ideal transformer energy loss will be 0, in ideal transformer energy loss will be 0। तो बच्चों मान लो तुमने यहां से 10,000 वॉट पावर दी तो वहां भी 10,000 मिलेगी, 50,000 दी तो 50,000 मिलेगी, 10 दोगे तो 10 मिलेगी, ये होता है आइडियल ट्रांसफॉर्मर। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में बच्चों क्या होता है, पावर इनपुट इक्वल टू पावर आउटपुट। अब पावर होता है बच्चों VI, पावर क्या होता है VI, तो इनपुट मतलब VP IP, VS IS, तो बच्चों यहां से मैं लिख सकता हूं, देखना, IP बाई IS, VS बाई VP, और VS बाई VP बच्चों अभी अभी हम निकाल चुके हैं NS बाई NP। तो इतना कंप्लीट कर लो बच्चों।
तो बच्चों आइडियल में क्या होगा, अगर वो वोल्टेज डबल करेगा तो करंट आधा कर देगा, वोल्टेज 10 गुना करेगा तो करंट 110 कर देगा, क्योंकि पावर अल्टीमेटली वही होनी चाहिए। तो वोल्टेज बढ़ाएगा तो करंट कम कर देगा। और वही याद करो, हम वहां देख रहे थे कि उसने वोल्टेज लाखों कर दिया तो करंट उसी रेशो में कम कर दिया। भंवर धाराएं तो हम पिछले चैप्टर में पढ़ लेते हैं, पर थोड़ा सा यूज अभी हम इसका देखेंगे कल के लेक्चर में। एडी करंट या भंवर धाराएं उसे बोलते हैं, एडी करंट मान लो, एडी करंट। कर लिया बच्चों इतना, चले आगे। ठीक है, अब बच्चों हर ट्रांसफॉर्मर आइडियल थोड़ी होता है, या सच्चाई देखी जाए तो हर एक या कोई सा भी ट्रांसफॉर्मर आइडियल नहीं होता। बट बच्चों अगर हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो हम आइडियल मान के चलते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो हम ट्रांसफॉर्मर क्या मानेंगे, आइडियल। अब जो एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनकी कुछ इफिशियंसी होती है, जैसे 30%, 40%, 90%, ज़्यादा ज़्यादा तुम 95, 97 तक बना पाओगे। तो इफिशियंसी होती है बच्चों पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। इफिशियंसी क्या होती है, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। तो अब बच्चों आगे लिख लो, फॉर नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, फॉर नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, फॉर नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। तो उसके लिए अगर हम देखेंगे तो इफिशियंसी बच्चों होगी पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। तो पावर आउटपुट बच्चों हो जाएगा ईटा टाइम्स पी इनपुट। पावर आउटपुट बच्चों होगा वी एस आई एस, ईटा टाइम्स वीपी आई पी। तो वी एस बाई वी पी ईटा टाइम्स आई पी बाई आई एस। समझ गए बच्चों? देखो, पी आउट ईटा टाइम्स पी इन, वी एस आई एस ईटा टाइम्स वी पी आई पी, वी एस बाई वी पी ईटा टाइम्स आई पी बाई आई एस। अब याद करो बच्चों, वी एस बाई वी पी क्या हो जाता है, तो ये चीज है। तो बच्चों चाहो तो इस एक फॉर्मूले से ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अगर आइडियल हो तो ईटा की जगह 1 रख दो, आइडियल हो तो क्या करो, ईटा की जगह 1 रख दो, बस इतना सा रहता है। समझ के बच्चों? इतना कंप्लीट कर लो बच्चों। अब बच्चों इसमें कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स बाकी हैं, वो मतलब लगभग चैप्टर खत्म हो गया, मैक्सिमम 10-15 मिनट का रह गया है, वो भी थ्योरी पार्ट। जैसे तुम पूछ रहे थे सॉफ्ट आयरन कोर, एडी करेंट्स, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, वो हम नेक्स्ट टर्म पे देखेंगे। अब बच्चों इसमें आप देखो, एक बार 6-7 क्वेश्चन आप रीड करो, 6-7। स्वप पीरियड पिछले चैप्टर में आता है, अन्योन प्रोडक्ट जो तुम म्यूचुअल इंडक्शन पूछ रहे थे वो वही चीज, वो डिटेल में हम पिछले चैप्टर में पढ़ते हैं, इसमें बस यूज होता है, तो बस पता होना चाहिए कि म्यूचुअल इंडक्शन यूज होता है। ठीक है बच्चों, 6-7 एक बार तुम ट्राई करो, रीड करो, फिर मैं डिस्कस करूँ। देखते अभी 2 मिनट को, अगला कर सकती हो अगर कर लिया हो तो। तो बच्चों ये रह गया है, और एक अलग टाइप के जो अपने मान लो एसी होते हैं, जैसे हमने साइनोसोडल पढ़ा है, पर ट्राइंगुलर है, स्क्वायर है, उसका एवरेज आरएमएस कैसे निकालते हैं वो रह गया। तो करीब आधे लेक्चर का टॉपिक और मान लो, वैसे लगभग खत्म हो गया, और बाकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस वगैरह हम करेंगे, तो कल बच्चों ये और चलेगा, बाकी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी तो 6, 7, 8 सीक्वेंस में करते जाओ, फिर देखते हैं।
देखते हैं अभी। अब बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं, देखो हाँ 6th में बच्चों बताओ आंसर क्या आ रहा है? ओके, सेकंड से हटके किसी का कोई आंसर? अब बच्चों इसमें करेक्ट आंसर है फर्स्ट, करेक्ट आंसर है फर्स्ट। तो बच्चों आप ध्यान से समझो, इसमें सिली मिस्टेक होने का चांस होता है, इसी वजह से मैंने क्लियरली लिखवाया था कि अगर हम डीसी इसमें कनेक्ट करेंगे, डीसी, तो डीसी कनेक्ट करेंगे तो वो आउटपुट वोल्टेज 0 देगा। तो इसमें आप लास्ट में लाइन रीड करो, कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट बैटरी। तो बच्चों डीसी बैटरी क्या होता है? डीसी करंट प्रोवाइड करता है। तो डीसी करंट प्रोवाइड करता है तो यहाँ तुम्हें आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा? 0। तो याद रहे बच्चों, इसमें एक सिली मिस्टेक होने का चांस होता है। कई बार वो बैटरी इस तरह से लिख देते हैं, हम ध्यान से रीड नहीं करते हैं, हम अपना नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर जो आएगा वो टिक कर देंगे। 6 वोल्ट बैटरी लिखा है, बैटरी का मतलब होता है डीसी। क्या चीज? वो आगे क्वेश्चंस में अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो, ये ट्रांसफार्मर 50 टर्न, इसमें भी ध्यान से देखो 220 वोल्ट डीसी लिखा है, डीसी लिखा है तो आउटपुट क्या आएगा? 0। ओके, अब 8th देखो, द ट्रांसफार्मर रेशो ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज दिस, करेंट इन प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल एज्यूमिंग ट्रांस। अब देखो इसमें कुछ नहीं लिखा, डीसी है, एसी है, कुछ नहीं लिखा, तो जनरली हम मान के चलते हैं कि वो एसी सप्लाई, या तो वो लिख देगा एसी है, और अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम एसी ही मान के चलें। डीसी होगा तो वो डीसी मेंशन करेगा। तो बच्चों ट्रांसफार्मर रेशो ये है, तो इसका मतलब ये होता है सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल का रेशो 10:1 है, ठीक है। करेंट इन प्राइमरी सर्किट इफ सेकेंडरी में 100 है, सेकेंडरी में बच्चों 100 एम्पियर करेंट। तो बच्चों अब ध्यान से समझो, यहां का हमें लिखना है, यहां का हमें लिखना है, क्या लिखना है? करंट। तो बच्चों रेशो अगर 10 है, रेशो अगर 10 है यानी कि सेकेंडरी का उसने वोल्टेज कितना बढ़ाया होगा? 10। सेकेंडरी का वोल्टेज 10 बढ़ाया होगा तो करंट कितना किया होगा? 10 गुना कम, 10 गुना कम करंट किया होगा, यानी कि यहाँ करंट 1000 होना चाहिए, तब जाके वो 10 गुना कम हो पाए। वापस समझो, ट्रांसफार्मर रेशो 10:1 है, मतलब सेकेंडरी का वोल्टेज 10 गुना बढ़ाएगा, सेकेंडरी का वोल्टेज 10 गुना बढ़ाएगा तो करंट 10 गुना कम करेगा। तो 10 गुना कम करने के बाद करंट ये आ रहा है, तो 10 गुना करने के बाद या ओरिजिनल करंट क्या होना चाहिए? 1000। समझ गए ना बच्चों? नेक्स्ट देखो बच्चों, द ट्रांसफार्मर रेशो ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज 5 इफ प्राइमरी वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर इज ये सेकेंडरी वोल्टेज। तो बच्चों ट्रांसफार्मर रेशो 5 है, इसका मतलब क्या है? वोल्टेज कितने गुना करेगा? 5 गुना। तो यहाँ 400 वोल्ट प्राइमरी में, तो आउटपुट में कितना होना चाहिए? 2000 वोल्ट। और मैंने लिखवाया था फ्रीक्वेंसी वही रहती है, तो 2000 वोल्ट 50 हर्ट्ज। क्लियर है? अब बच्चों समझो, हाँ इसमें आप करने को सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन बच्चों हम डिस्कशन जो कल करेंगे, हालांकि ट्रांसफार्मर वाले क्वेश्चंस की हमने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, तो एक तो हम इसी में से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। दूसरा बच्चों अगर आप मॉड्यूल में करना चाहो तो जो हम डिस्कशन करेंगे वो फर्स्ट एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज ये डिस्कस फिलहाल कर लेंगे कल। और इसमें बच्चों हम 12 तक कर लेंगे। कहाँ तक? 12 तक। इस सीट में बच्चों 12 तक हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फर्स्ट थर्ड। तो बच्चों मैंने वो ग्रुप पे बोला था, शायद डल नहीं पाई थी, बाकी 13 वाले बैच में तो ऑलरेडी है, और बाकी 12th वाले बैच में भी शायद आज डल जानी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों।